नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीकली करंट अफेयर की शुरुआत संस्कृति आईएएस की तरफ से किया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, सप्ताह भर की खबरें हैं, उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करें। क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना है। हमारे यहाँ दिवाली के अवसर पर, नवरात्रि और दिवाली के अवसर पर कुछ छूट दी गई हैं। जो कोर्सेज हैं उन पर खास करके नवरात्रि के अवसर पर दिया जा रहा है। 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑनलाइन लाइव और पेन ड्राइव कोर्सेज पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। डीएलपी कोर्सेज भी इसमें शामिल हैं। यूपीएससी से संबंधित और पीसीएस के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट कब तक वैध है? तो 5 से लेकर के 10 अक्टूबर तक वैध है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी चीज़ को लेकर के, या कुछ जानना है कि कैसे क्या होगा, किस तरह से आप इस कोर्स को ले सकते हैं, तो आप हमारी कॉलिंग टीम को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 9555124124 पर कॉलिंग टीम आप लोगों को बता देगी कि कैसे क्या करना है, और जहां पर जैसी आवश्यकता होगी आपकी सहायता हो जाएगी। कोर्सेज आप लोगों के सामने हैं, चाहे पीसीएस की बात हो या आईएएस की बात हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी खबरें हैं। तो आज के सेशन में जो टॉपिक लिया गया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो जारी हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है सरकार के द्वारा। तो उन सदस्यों के बारे में, मौद्रिक नीति समिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल, इसके बारे में बात करेंगे। और चीन की जो शॉक 2.0 है, इसको भी समझने वाले हैं। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो क्या है, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट ये था कि सर इसमें और न्यूज़ को शामिल करना चाहिए। समय के साथ उसको भी हम कर लेंगे। तो आज के सेशन में जो खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ है। नवाचार सूचकांक जब मैं कह रहा हूं तो इंग्लिश में इसे इंडेक्स कहा जाता है। और इंडेक्स से संबंधित बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या बताता है। इंडेक्स परिवर्तन को बताता है। पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। तो परिवर्तन कैसा हो सकता है? तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूचकांक जारी किया गया है, इसमें या तो वृद्धि हुई होगी कुछ देशों की रैंकिंग में, या फिर कमी हुई होगी। इसका कौन सा संस्करण है? तो 2024 में जो जारी किया गया है, इसका 17वां संस्करण है। अब इसके आगे ये जो रैंकिंग किया गया है, विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं का रैंकिंग किया गया है। अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार का आकलन किया गया है। और उन अर्थव्यवस्थाओं में जो सबसे पहले स्थान पर है, रैंकिंग पर पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड है। और सबसे अंतिम स्थान पर अंगोला है। भारत के संदर्भ में बात करें, भारत किस स्थान पर है? तो भारत 39वें स्थान पर है 133 देशों में। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। जो 2023 की रैंकिंग थी वो 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। इसमें लगातार भारत की स्थिति में सुधार हुई है, जो क्रमशः 2015 से आप देखेंगे। अब जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसके बारे में बात करें तो भारत की रैंकिंग में सुधार के क्या मायने हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इससे हमें क्या संदेश मिलता है। मुख्य परीक्षा से जोड़ करके देखेंगे। हालांकि समय को ध्यान में रख करके, ताकि वीडियो की लेंथ अधिक ना हो, बहुत सारी चीज़ों को कट किया गया है। फिर भी महत्वपूर्ण बातों को देखें तो देश की यह उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करता है कि भारत नवाचार के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम, कुछ नीतियां ऐसी लागू की हैं जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार हो रहा है। अगली बात, नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की बढ़ती क्षमता का भी प्रदर्शन है। अर्थात नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत अपनी क्षमता का लगातार विकास कर रहा है, क्षमता बढ़ रही है। अच्छा, की फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं, वही सारी बातें। लेकिन आप ये देखिए कि 2015 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 81 थी, अर्थात भारत 81वें स्थान पर था। 2024 की बात करें तो इसकी रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है और भारत की स्थिति मजबूत हुई है। महत्वपूर्ण बात ये भी है, इसको देखने के बाद, इस रैंकिंग को समझने के बाद,
कि भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ से आप कोरिलेट करेंगे। मुख्य परीक्षा से संबंधित अगर बातें आपको लिखनी है तो आप कैसे और कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर जोड़ करके देख सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप स्टार्टअप इंडिया को देखें, इसके तहत क्या पहल किया गया है। साथ ही डिजिटल इंडिया, यह भी एक महत्वपूर्ण इसके पहल के रूप में देखा जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन, और अटल इनोवेशन मिशन के साथ साथ अटल टिंकरिंग लैब भी आप इसमें जोड़ करके देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आपने पढ़ा, इसके साथ साथ इन सभी योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी और मजबूत हो सके। और इन सबसे हमें जो इनोवेशन में, रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है, या इनोवेशन में हमारी इनोवेशन जो इंडेक्स जारी किया गया उसमें सुधार आया है, तो कैसे आया है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ से मिलेंगी। अच्छा, इसके माध्यम से भारत सरकार के उद्यमशीलता, अनुसंधान और तकनीकी उन्नति को लगातार बढ़ावा दिया गया है। भारत सरकार का ये प्रयास है। संक्षेप में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी समझना है कि जो रैंकिंग में सुधार हुआ है भारत की, इससे क्या संदेश मिलता है। तो पहली बात यह है कि भारत निरंतर नीति समर्थन और एक विकसित प्रतिभा पूल के साथ आगे बढ़ना चाहता है, एक ये संदेश मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए तैयार है। लगातार रैंकिंग में जो सुधार हुई है उसके संदर्भ में, और नवाचार के वैश्विक पावर हाउस के रूप में भी भारत उभरने के लिए तैयार है। साथ ही भारत दुनिया भर के उद्योगों के भविष्य को आकार देने वाली प्रगति को आगे बढ़ा सकता है, यानी कि भारत में वो क्षमता है। तो ये सारी बातें यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। कुछ और छोटी छोटी बातें, जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। जारीकर्ता कौन है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कार्नेल यूनिवर्सिटी तथा इनसीड बिजनेस स्कूल, इन सब के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कार्य क्या है, तो देशों को नवाचार प्रदर्शन के आधार पर उनको रैंकिंग देना। इसी तरह से भारत की रैंकिंग दी गई है। साथ ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। उद्देश्य क्या है, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना। वर्ष 1975 में भारत इसका सदस्य बना था। यह भी एक फैक्ट है जो छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें। इन सभी बातों को समझने के बाद अगली न्यूज़ हमारी है मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति। अब जो 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, ये किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इनके नाम हैं क्रमशः राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। इन 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अब इससे संबंधित बातों को समझेंगे। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य हैं। 3 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये आप देख रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो शशिकांत दास हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं माइकल पात्रा हैं, और इसके साथ साथ आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन भी इसमें शामिल हैं। अब आप लोगों को इससे संबंधित कुछ बातों को समझ लेना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति, इसका गठन कब किया गया, 2016 में किया गया। और कार्य क्या है, तो ब्याज दरों के निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाना। लेकिन हमें मौद्रिक नीति समिति की आवश्यकता क्यों है, ये भी समझना जरूरी है कि मौद्रिक नीति समिति बनाई गई तो बनाने के पीछे के कारण क्या थे। अब इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य बना करके रखेंगे तो चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। इससे पहले की स्थिति ये थी कि जो आरबीआई है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी करता था। और मौद्रिक नीति के माध्यम से जो मुद्रास्फीति है उसको संतुलित और नियंत्रित करने का प्रयास करता था। मान लीजिए थोड़े समय के लिए आरबीआई ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रेपो रेट में, ठीक है, कमी किया या रेपो रेट को बढ़ा दिया। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ जो बैंक हैं, ठीक है, जो बैंक हैं इनके लिए ब्याज दर महंगी हो गई। और ब्याज दर महंगी हो गई अर्थात बैंकों ने जो आरबीआई से ऋण लिया है तो वो ऋण बैंकों को महंगा मिला है। और महंगा मिला है तो जब ये अपने ग्राहक को
ऋण देंगे तो ब्याज दर इनका अधिक होगा। ठीक है, ब्याज दर अधिक होगा, और मान लीजिए ब्याज दर अधिक होगा तो जो ग्राहक है उसकी क्रय क्षमता कम हो जाएगी और मुद्रा की तरलता। ठीक है, जब ब्याज दर यहां पर रेपो रेट में ब्याज दर को रेपो रेट बढ़ाया, यानी कि बैंकों के लिए ब्याज दर बढ़ गया, ग्राहक के लिए भी ब्याज दर बढ़ गया, और जब ग्राहक के लिए ब्याज दर बढ़ा तो अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो गई, और तरलता कम हो गई तो इसके माध्यम से जो आरबीआई कार्य करना चाह रहा था, लिक्विडिटी को कम करना चाह रहा था, उसे कम कर दिया, क्योंकि यहां पर तरलता कम हुई, और तरलता कम होने से बताइए मांग भी कम हो जाएगी, और मांग जैसे कम होगी इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो निगेटिव होगी, क्योंकि यहां पर जो ग्राहक है केवल व्यक्ति नहीं है, एक कंपनी भी है, और जब कंपनी निवेश करना चाह रही है तो निवेश कहां से करेगी? बैंकों से ऋण लेकर के करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहा है और टाइट मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, हमारी आर्थिक समृद्धि दर प्रभावित होगी। तो हुआ क्या, एक नेताजी हैं, ठीक है, मान लीजिए आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं बताई गई है। ठीक है, अब योग्यता नहीं है तो नेताजी ने क्या किया, आरबीआई के गवर्नर पर आरोप लगाया कि भैया जो आपने मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किया है, इस मॉनेटरी पॉलिसी से हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हो रहा है। आप ऐसा लग रहा है, आरबीआई के गवर्नर पर आरोप लगाया कि आप जो विपक्षी दल हैं उसके कहने पर काम कर रहे हैं, आप मेरी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये बात जब कही गई तो मामला यहां पर गंभीर हो गया। व्यवहार में ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है तो इसी बात को लेकर के ये कहा गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जवाबदेहिता, जो मॉनेटरी पॉलिसी है जवाबदेहिता होनी चाहिए, प्लस इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख करके ये बात कही गई, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया? ठीक है, कि अधिक उपयोगी हो और पारदर्शी होनी चाहिए, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की बात कही गई। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बनाने की बात कही गई तो यहां कुछ और बातें ध्यान रखनी है। इससे संबंधित अर्थात मौद्रिक नीति समिति बनाने के लिए कई समितियां गठित की गई, और कई समितियों ने सुझाव दिया कि मौद्रिक नीति में पारदर्शिता लाने के लिए और जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए, और अर्थव्यवस्था में जो भारत सरकार की राजकोषीय नीति है और आरबीआई की मौद्रिक नीति है, इन सब में सामंजस्य होना चाहिए और सामंजस्य बना करके काम करना चाहिए। इसके लिए एक हमें मौद्रिक नीति समिति बनानी चाहिए। तो वाईवी रेड्डी समिति गठित की गई थी वर्ष 2002 में। फिर उसके बाद पारस मिस्त्री समिति भी गठित की गई थी 2004 में। तारापुर समिति भी गठित की गई थी। तारापुर समिति के साथ साथ रघुराम राजन समिति और लास्ट में उर्जित पटेल समिति गठित की गई थी। सभी समितियों ने सुझाव दिया था और सुझाव के आधार पर भारत में मौद्रिक नीति समिति बनाई गई और मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्यीय समिति है। ये समिति सुझाव देती है कि हमारे देश में मान लीजिए एक मौद्रिक नीति लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। आप ऐसे समझिए तो 4 ± 2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अधिकतम अगर 4 में हम 2 जोड़ देंगे तो 6 होगा, 6% अधिकतम होना चाहिए और 4 में 2 माइनस कर देंगे तो न्यूनतम 2% होना चाहिए। और चूंकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ज़रूरी है इन्फ्लेशन होना, लेकिन इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए? संतुलित और नियंत्रित होना चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के तर्ज पर अमेरिका में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है,
उसी अमेरिका के फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के आधार पर भारत में मौद्रिक नीति समिति बनाया गया। अब सवाल यह है कि जो मौद्रिक नीति समिति बनाया गया, इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया सरकार के द्वारा, और संशोधन करके उसकी धारा है 45ZB, उसके तहत मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया गया। मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि एक व्यक्ति और जो गवर्नर पर आरोप लग रहा है कि आप विपक्षी दल के इशारे पर काम कर रहे हैं, यदि आपने टाइट मौद्रिक नीति या कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगी। हमें प्रभावित नहीं करना है। हाँ, ये कौन निर्धारित करेगा कि ये जो स्थिति है वास्तव में ऐसी है, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ गई है, और मुद्रास्फीति बढ़ गई है तो उसे कम करना चाहिए या घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, ये कौन अकेले एक व्यक्ति निर्धारित करेगा क्या? तो इसी के लिए जो मैंने आप लोगों से कहा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके 45ZB के तहत प्रावधान कर दिया गया 6 सदस्यीय समिति। अब ये समिति जो बन गई है, इसमें कौन कौन से लोग होंगे यहाँ पर देख लीजिए, अर्थात मौद्रिक नीति समिति की संरचना क्या कहती है। इसमें यह कहा गया कि 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होंगे और 3 सदस्य जो होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से कौन होंगे? तो एक गवर्नर होंगे, एक डिप्टी गवर्नर होंगे और एक अन्य अधिकारी होगा। 3 सदस्य सरकार की तरफ से होंगे और ये तीनों सदस्य अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होंगे। ये सभी सुझाव देंगे और इन सभी के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, और बहुमत के आधार पर निर्णय लेने के साथ साथ सभी सदस्यों ने किस आधार पर मौद्रिक नीति को सुझाया है, अर्थात घटाने या बढ़ाने के लिए कहा है, इन सभी के द्वारा दिए गए सुझावों को 14 दिन के अंदर पब्लिक डोमेन में ला दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से अर्थशास्त्री जो हैं कोई भी तर्क अगर दिए होंगे वो सही नहीं होगा, तो देश में अन्य इकोनॉमिस्ट हैं वो भी देखेंगे, और देखेंगे तो इनकी पब्लिकली आलोचना हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, और क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और सही सुझाव देने का ये प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की मौद्रिक नीति में जो मौद्रिक नीति जारी की जाएगी उसमें न केवल जवाबदेहिता होगी, क्योंकि इनकी भी जवाबदेहिता है। अन्य अर्थशास्त्री इकलौते यही नहीं हैं, देश में अन्य भी अर्थशास्त्री हैं। इन सब के द्वारा दिए गए सुझावों को 14 दिन के अंदर पब्लिक डोमेन में ला दिया जाएगा। इनकी आलोचना होगी, और आलोचना होगी तो इसका मतलब यह है कि जवाबदेहिता भी बढ़ गई और पारदर्शिता भी बढ़ गई कि किन आधारों पर आपने घटाने या बढ़ाने का डिसीजन लिया है। अब इनके बारे में बात कर लें। इनका चयन कैसे किया जाएगा? तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति होगी और उस समिति के द्वारा इनका चयन किया जाएगा। कार्यकाल क्या होगा? 4 वर्ष का होगा। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने ये देख लिया। अब बात ये आती है कि जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी बैठकें और निर्णय कैसे लिया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, और अगर मत बराबर होता है, सभी के मतों का मूल्य बराबर होगा, लेकिन अगर मत बराबर होता है तो वैसी स्थिति में जो आरबीआई का गवर्नर है, जो मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं, उनके पास एक अधिक वोट देने का अधिकार होगा, अर्थात अब वह निर्णायक मत दे सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य है, और बैठकों के लिए कोरम का होना अर्थात 4 सदस्यों का होना अनिवार्य है। निर्णय जो लिया जाएगा बहुमत के आधार पर, समान मत होंगे, लेकिन गवर्नर द्वारा निर्णायक मत लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अगली न्यूज़ की बात कर लें। तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल शुरू किया गया है, और ये क्या है? प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल की चर्चा की है। अब ये पहल है क्या? देखिए, मेक इन इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो बेसिक बातें इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी पर आते हैं। नोडल मंत्रालय कौन सा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। शुभारंभ कब किया गया है? तो अगस्त 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा।
क्या है? तो मेक इन इंडिया अभियान के पूरक के रूप में इसे शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के पूरक के रूप में, जब मैं कोट करके कह रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो विशेष तौर पर आप इसे ध्यान रखेंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस लिए है, तो इसके बारे में बात करता हूं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। मेक इन इंडिया अभियान के पूरक के रूप में इसे शुरू किया गया एक पहल है, और इस पहल में प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कुल 13 थीम्स के अंतर्गत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। पंजीकरण केंद्र कौन सा है? तो विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के पंजीकरण किया जा सकता है। अब मैंने कहा कि मेक इन इंडिया, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का एक क्रम होता है। हमारी अर्थव्यवस्था, अगर मैं कहूं कि प्राथमिक, आप ऐसे कह लीजिए, इसको केवल समझने के लिए आप फर्स्ट कह लीजिए, फिर इसको सेकंड कह लीजिए और थर्ड कह लीजिए। टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का एक क्रम होता है, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को सर्विस इकोनॉमी या सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीडीपी में और रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। दोनों बातें, जीडीपी और रोजगार उपलब्ध कराने में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, इसने जो अपना विकास क्रम या विकास किया है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है। यानी कि द्वितीय क्षेत्र होता है ना, कि प्राइमरी में कोई बच्चा पढ़ रहा है या स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर मेधावी है, एग्जाम्पल उतना सटीक नहीं है लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बच्चा मेधावी है तो वो क्या करता है, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उसको प्रमोट कर देते हैं। तुम पहली से दूसरी में नहीं जाओगे, तुम्हारे जानकारी का लेवल इतना है, तीसरी में जाओ, तो तीसरी क्लास में उसे प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रमोट नहीं हुआ है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, संतोषजनक विकास नहीं हो पाया, और उसके कई कारण रहे हैं। मुख्य परीक्षा में ये बताया जाता है, तो वो एक लंबा टॉपिक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए उन सभी बातों को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। तो विकास नहीं हुआ है, अब विकास करना है, क्योंकि जब तक इसका विकास नहीं होगा हम निर्यातक नहीं बन पाएंगे, हम आयातक इकोनॉमी ही रह जाएंगे। तो पर्याप्त विकास करना है, क्वालिटी में सुधार करना है। क्वालिटी में सुधार तब होगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, कहाँ से आएगी? तो जब हमारे देश में एफडीआई आएगी और हमारे देश में निवेश आएगा, खास करके एफडीआई आएगी। एफडीआई आएगी तो उसके साथ तकनीक आएगी, और जब तकनीक आएगी तो हमारे देश में जो प्रति इकाई उत्पादन लागत है वो तो कम होगा ही, उसमें सुधार होगा ही, हम तकनीकी रूप से भी दक्ष होंगे। तो इसलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। तो अब आप कहेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम किसके लिए है? तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। योजना को हमने कोरिलेट कर लिया। अब एक और बात आती है कि इसी के पूरक के रूप में क्रिएट इंडिया चैलेंज को शुरू किया गया है। तो अब आप वहाँ से सारी चीज़ें कोरिलेट कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए, आवश्यकता पर बल दिया गया है, अर्थात इसमें किस विषय या किस आवश्यकता पर बल दिया गया है? तो ये कहा गया है कि भारतीय निर्माता एवं उद्यमियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने, मूल डिजाइन बनाने या तैयार करने, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से मूल्य सृजन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही उद्देश्य क्या है? तो प्रोत्साहित करना है। किसको प्रोत्साहित करना है, जैसे और क्या प्रोत्साहित करना है? तो जो भारतीय व्यवसाय हैं उनको प्रोत्साहित करना है, जो भारत में स्टार्टअप हैं उनको प्रोत्साहित करना है, और भारत के व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करना है। सवाल ये उठता है किस लिए प्रोत्साहित करना है? तो नवीन उत्पाद बनाएं, प्रौद्योगिकियों को बनाएं और सेवाओं का उत्पादन करें। और जब ऐसा होगा तो ये कैसा होना चाहिए? नवीन उत्पाद कैसा होना चाहिए, प्रौद्योगिकी कैसी होनी चाहिए, जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो कैसी होनी चाहिए? तो वैश्विक स्तर की होनी चाहिए, और वैश्विक स्तर की होंगी अर्थात वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाएंगी, विश्व से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी। तो वही बात कहा गया है कि जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों उनको हमें प्रोत्साहित करना है। क्रिएट इंडिया चैलेंज, क्रिएट, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें।
क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल के लक्ष्य क्या हैं, तो लक्ष्यों के बारे में देख लीजिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही नवाचार को संरक्षण एवं बढ़ावा देना है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप मूल डिजाइन और रचनात्मक समाधान विकसित करना है। रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। आप चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। गुणवत्ता मानकों को भी सही करना है और मौलिक विचारों को बढ़ावा देना है कि कौन कौन से मौलिक विचार जो इस क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं। भारतीय जो उत्पाद हैं और जो नवाचार हैं, नवाचारों एवं सेवाओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना है। कैसे होगा? जब कुछ आप नया क्रिएट करेंगे और क्रिएटिविटी आपकी जो है वो वैश्विक स्तर की होगी, तब जा कर के हो सकता है। अब चीन शॉक 2.0 के बारे में बात कर लेते हैं। शॉक का मतलब क्या होता है? मेडिकल फील्ड में आप लोगों ने देखा होगा, किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो डॉक्टर शॉक दे करके उसे जीवित करने या उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है, उपचार करता है। जो शॉक थेरेपी है, इसकी पृष्ठभूमि समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब विश्व में साम्यवाद और पूंजीवाद को लेकर के घमासान मचा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो अंततः 1991 में जाकर के समाप्त होता है जब यूएसएसआर का विघटन होता है। तो यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो जो WTO है, IMF है, ऐसी जो संस्थाएं थीं जो अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रही थीं, आप ऐसे कह सकते हैं, उन सभी संस्थाओं ने जो अमेरिका की विचारधारा है, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप कह सकते हैं, उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो उस समय ये प्रयास किया गया कि शॉक दिया जाए, तो पहले आपको आघात पहुंचाया जाए और फिर उसका उपचार किया जाए। तो इसी को कहा जाता है शॉक थेरेपी। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पर देखेंगे शॉक 2.0 ये क्या है। अब जो मैंने इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चर्चा में इसलिए है कि महामारी के बाद से चीन के बढ़ते व्यापार अधिशेष, यानी कि व्यापार अधिशेष का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इसका व्यापार पॉजिटिव है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अमेरिका के बढ़ते व्यापार घाटे के वैश्विक आर्थिक असंतुलन को उजागर किया है। चीन का व्यापार अधिशेष कमजोर घरेलू मांग के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्मित औद्योगिक नीतियों का ही परिणाम है। तो उसकी औद्योगिक नीतियां क्या है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको समझिए। तो यहाँ पर क्या है, चीन का शॉक 2.0 एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है कि पहले मैं आपको क्या करूं, अपने ऊपर निर्भर बना लूं। पहले आपको मैंने सस्ता सामान बेचा और जब आप उसके आदी हो गए तो आदी होने के बाद मैंने कहा कि अब आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए। एक अगर आप लोगों को, जितने लोग यूपीआई चला रहे होंगे, फ़ोन पे जब आया था तो मदर डेयरी का अगर दूध आप लेते थे तो उसमें यह कहा गया था कि अगर एक आप थैली ले रहे हैं आधा लीटर की और आप फ़ोन पे से पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको फ़ोन पे से पेमेंट करने पर हो सकता है कि आपको कुछ वाउचर मिलेगा, कुछ कूपन मिलेगा या कैशबैक मिलेगा या एक और आपको दूध की थैली मिल जाएगी। तो एक पर एक फ्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चला। अब इसके माध्यम से क्या किया गया, जो व्यक्ति एक थैली दूध लेता था अब वो 2 थैली दूध लेने लगा, यानी कि कंज्यूम करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ गई। अब वो व्यक्ति एक लंबे समय तक, लगभग ये 1 या 2 महीने के आसपास ये रहा था ऑफ़र, उस ऑफ़र का लोगों ने खूब लाभ उठाया। जिनकी परचेजिंग पावर थी उन्होंने लाभ उठाया, खास करके स्टूडेंट दिल्ली में लाभ उठाया। हुआ क्या, आप उसके आदी हो गए, खपत आपके पास बढ़ गई दूध की, और जब खपत बढ़ गई उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। और जब बंद कर दिया गया तो आपकी मजबूरी हो गई है कि आप 1 गिलास दूध पीते थे, आप 2 गिलास दूध पी रहे हैं, अब जा कर के आप खरीदेंगे ही। कुछ ऐसी ही आर्थिक नीति या आर्थिक परिदृश्य चीन का है। देखिए क्या कह रहा है, एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य जो चीन के सस्ते उत्पादों के वैश्विक बाजार में प्रवेश से अन्य देशों के निर्यात में कमी आने के साथ ही उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। अब आप चीन से सस्ता सामान खरीदेंगे, आपके देश में उत्पादन लागत अधिक है, किसी सामान को बनाने में जो उत्पादन लागत आपकी लगती है, उत्पादन करने में जो आपकी लागत लगती है, यानी कि खर्च करना पड़ता है, उसकी बात की जा रही है कि जब
आपका ज़्यादा होगा, आप सस्ता सामान चीन से आयात करेंगे और चीन से आयात करेंगे तो आपके देश के जो उद्योग हैं वो बर्बाद होंगे, वो धीरे धीरे बंद होंगे, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोविड-19 में विश्व के सभी देशों में लगभग डिमांड बढ़ गई थी और डिमांड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कोविड-19 की शुरुआत में चिकित्सा उपकरणों के निर्यात में वृद्धि से चीन के व्यापार अधिशेष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर चिकित्सा उपकरणों का निर्यात वो बड़े पैमाने पर कर रहा था। वर्तमान में चीन की नीति ये है, जैसे चीन की नीति है कि सोलर एनर्जी, लगातार ये बात कही जा रही है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि हमें सौर ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाना चाहिए, यहाँ पर सोलर एनर्जी। और इन सामानों को बनाने वाला कौन है? बड़े पैमाने पर चीन बना रहा है, उस पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर निर्भरता बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर, अभी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन लागू किया गया है और उसके तहत उत्पादन करने की बात की जा रही है, उससे पहले चीन आगे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सेमीकंडक्टर आदि में अपना प्रभाव दूसरे देशों में बढ़ाना, इस नीति पर वो काम कर रहे हैं। भारत में इसकी डिमांड है। तो ये शॉक थेरेपी कैसे काम करती है, इसको देखिए। दूसरे देशों में चीनी उत्पाद की खपत बढ़ा देना, जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल दिया। खपत में निरंतर वृद्धि से इन अर्थव्यवस्थाओं की चीन पर निर्भरता बढ़ेगी और जब चीन पर निर्भरता बढ़ेगी तो यहाँ पर देखिए, देशों की उत्पादन श्रृंखला पर चीन का नियंत्रण होगा, क्योंकि यहाँ पर निर्भरता बढ़ा दिया है। निर्भरता बढ़ाने के साथ साथ आपके उद्योग भी बर्बाद हुए हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इन सभी से चीन पर निर्भरता अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ेगी और इसी को कहा गया है कि ये परिघटना शॉक 2.0 है। अच्छा, चीन का शॉक 1.0 क्या कहता है? इसमें क्या किया गया था, अर्थात पूर्व के प्रयास आप कह सकते हैं, वर्ष 2000 में किया गया था। WTO में शामिल होने के बाद चीन ने वैश्विक बाजार में अपने सस्ते उत्पादों की भारी मात्रा में पहुंचाया था। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विनिर्माण क्षेत्र में भारत समेत दूसरे देशों में रोजगार संकट की स्थिति आ गई, क्योंकि उन देशों के जो उद्योग हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहे और प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे तो रोजगार का सृजन भी नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है। उत्पादन होगा तब रोजगार मिलेगा। अच्छा, विनिर्माण क्षेत्र में भारत समेत दूसरे देशों में रोजगार संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी को कहा जाता है चीन शॉक 1.0। ये आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब इसके बाद वैश्विक बाजार में चीन का बढ़ता वर्चस्व, इसके संबंध में बात करें तो चीन से भारत का आयात शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारी निर्भरता बढ़ी है। चीन से माल का आयात वर्ष 2005-06 में बात करें तो 10.87 बिलियन डॉलर का रहा है। 2023-24 में ये बढ़ करके 100 बिलियन डॉलर के पार हो गया है। कोविड-19 महामारी के पूर्व की तुलना में बाद की अवधि में चीन के निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है। IMF के अनुसार ये कहा गया, IMF के आंकड़ों के अनुसार, कि इस दौरान वैश्विक निर्यात में चीन की जो हिस्सेदारी है 1.5% के अंक से वृद्धि हुई है। अमेरिका, जापान और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इनकी जो हिस्सेदारी है वैश्विक व्यापार में महज 0.5% है। अच्छा, यहाँ पर गिरावट आई है, 0.5% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्तमान में अधिकांश देशों में जो सौर ऊर्जा है उनका विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, इसलिए चीन के उत्पादों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ी है। चलिए, अब चीन शॉक 2.0 के कारण क्या है? तो पहला, चीन में संपत्ति संकट देखने को मिला है, कमज़ोर ऋण देखने को मिला है, कम उपभोक्ता मांग, अर्थात वहाँ पर उपभोक्ता डिमांड नहीं कर रहे हैं, उत्पादन हो ही रहा है, अर्थात अधिशेष उत्पादन है, तो फिर वो कहाँ पर बेचेगा? तो बेचने के लिए इस नीति का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला है। अब बात यह है कि भारत पर प्रभाव क्या है। तो भारत निम्न क्षेत्रों में वृद्धि के अवसरों की तलाश कर रहा है। किन किन क्षेत्रों में वृद्धि के अवसर? जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि की तलाश कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तलाश कर रहा है। इसलिए चीन पर भारत की निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। अब और क्या बातें कही गई हैं? गुजरात में ग्लोबल
रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हुई और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा हुई। नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन हुआ और नोएडा में देश के पहले सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली। स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में हमारी चीन पर निर्भरता बढ़ रही है। ऐसे में यदि चीन अपने सस्ती सोलर पैनल, बैटरी, सेमीकंडक्टर आदि भारत समेत पश्चिम देशों में बड़ी मात्रा में बेचता है तो इससे भारत में इन क्षेत्रों में अवसरों में कमी आएगी। ये बात समझ में आ गई। जो चीनी कंपनियां भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करेंगी, उन्हें लाभ न होने पर वे अपनी उत्पादक इकाइयों को बंद कर सकती हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है। परिणाम क्या होगा कि भारत में बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी, बेरोजगारी दर में और वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर संभावना जताई गई है। भारत समेत पश्चिम देशों की विनिर्माण क्षमता कम होने के साथ ही उद्योग बंद होने की भी संभावना है। तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के लिए संकट की स्थिति है, समस्या की स्थिति है, आप ऐसे कह सकते हैं। प्रभावित देशों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं? तो अमेरिका क्या कर रहा है? चीन से आयातित जो वस्तु हैं उन आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा रहा है, ताकि भारी वृद्धि कर रहा है ताकि उसके निर्यात को कम किया जा सके और अमेरिका में आयात को कम किया जा सके। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात करें तो 100% आयात शुल्क में वृद्धि किया है। टैरिफ में बढ़ोतरी, यहाँ पर सौर सेल की बात करें तो 50%, स्टील, एल्यूमिनियम और जो ईवी बैटरी है और कुछ खनिज हैं, इस पर अमेरिका ने 25% आयात शुल्क बढ़ा दिया है या आरोपित किया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए, भारत सहित कई अन्य देशों ने चीन के खिलाफ सब्सिडी विरोधी उपायों को भी अपनाया है, लेकिन क्या इसका समाधान हो सकता है, ये देखने की बात होगी। वर्ष 2024 में ही भारत ने चीन के खिलाफ 30 से अधिक एंटी डंपिंग जांच भी की है। ठीक है। भारत के जांच के दायरे में आने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? तो प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें हैं, वैक्यूम इंसुलेटेड जो फ्लास्क है यह भी शामिल है, वेल्टेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब हैं, सॉफ्ट फेराइट कोर और औद्योगिक लेजर मशीन है। तो भारत के द्वारा ये प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ें, अगली न्यूज़ को देख लें। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2024 में। उद्देश्य क्या है? तो भारत में डिज़ाइन एवं विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है या द्वितीयक क्षेत्रक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक का मतलब कि अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्रक। अच्छा, वैश्विक केंद्र बनाना। वर्तमान मेक इन इंडिया पहल कौन सा चल रहा है? तो 2.0 चल रहा है और उसके चरण में 27 क्षेत्रों को, मतलब 2.0 चरण में कुल 27 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? विनिर्माण क्षेत्र की बात करें और सेवा क्षेत्र की बात करें, आने वाले क्षेत्र हैं जैसे एरोस्पेस और रक्षा, ये सभी क्षेत्र उसमें शामिल हैं। ये सेवा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अच्छा, इन सभी लिस्ट को आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो पहला, नई प्रतिक्रियाएं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में आसानी को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचानना। अब इसके तहत क्या किया गया है? सरकार ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय लागू किए गए हैं। तो जैसे जैसे कारोबारी माहौल भारत में बेहतर होगा, जैसे कि स्टार्टअप जो शुरू किया गया है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आप कह सकते हैं, और उद्यमों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए, चाहे स्टार्टअप हो, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे मेक इन इंडिया को और बढ़ावा दिया जा सकता है। अच्छा, और बात क्या कही गई है कि नया बुनियादी ढांचा। सरकार ने औद्योगिक गलियारों एवं स्मार्ट शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीक एवं उच्च गति संचार को एकीकृत किया है। अब ये आपको समझना ये है कि बुनियादी ढांचे के विकास से क्या होगा, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए आधारभूत संरचना, कह लीजिए आधारभूत संरचना, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करे, उन्हें आधारभूत संरचना कहते हैं।
आधारभूत संरचना दो तरह की होती है, एक को आर्थिक संरचना कहते हैं और एक सामाजिक आधारभूत संरचना कहते हैं। तो दोनों के संदर्भ में, तो जैसे जैसे आधारभूत संरचना का विकास हो गया, जैसे सड़क, आप परिवहन के साधनों की बात करें, आप एक गांव में रहते हैं, आप गांव में किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, लेकिन आपके उत्पादन और खपत का दायरा उस छोटे से गांव तक है। अगर सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए शहर तक पहुंचने के लिए, तो आपका उत्पाद बाजार तक पहुंच सकता है आसानी से। यानी कि अब आपके उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी खपत का दायरा भी बढ़ जाएगा। तो बुनियादी ढांचा, इससे आपके व्यापार या व्यवसाय का विकास होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीक एवं उच्च गति संचार को एकीकृत किया, सुव्यवस्थित पंजीकृत प्रणालियों और बेहतर बौद्धिक संपदा अधिकार बुनियादी ढांचे के माध्यम से नवाचार अनुसंधान का समर्थन भी किया गया है। इसके अलावा कुछ और बातें, नए जो क्षेत्र हैं जैसे रक्षा क्षेत्र, रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, विनिर्माण एवं रेलवे बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई के लिए दो तरीके हैं, एक तो स्वचालित मार्ग से और दूसरा है सरकारी मार्ग से। ठीक है, इस विस्तार में बीमा, चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई नियमों को आसान बनाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विकास को प्रोत्साहन करना भी इसमें शामिल है। नई मानसिकता के तहत सरकार ने देश में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी करते हुए एक नियम के बजाय एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाई है। अच्छा, इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? एक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देना जो औद्योगिक विकास और नवाचार को समर्थन कर सके। ये कैसा सहयोगात्मक वातावरण कौन उपलब्ध करा सकता है? सरकार कर सकती है। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों की बात करें, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना जिसे पीएलआई योजना कहते हैं, पीएम गति शक्ति, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी लाई गई है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, स्टार्टअप इंडिया, कर सुधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और विकास कार्यक्रम। इन सभी को आप कह सकते हैं कि इन सब के माध्यम से हमारे देश में इकोसिस्टम एक ऐसा बनाया गया है जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है और बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ें, कुछ और बातें यहाँ पर देखें। मेक इन इंडिया पहल से एफडीआई में रिकॉर्ड वृद्धि भी हुई है। देश में एफडीआई प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, अर्थात 2014-15 में जो ये स्थिति रही है, इससे बढ़कर के 2021-22 में यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अप्रैल 2014 की बात करें और मार्च 2024 के बीच ये देखने को मिला है कि भारत ने इतने बिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है। अर्थात देश में आप जो मेक इन इंडिया है, इस प्रोग्राम के तहत एफडीआई बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल एफडीआई प्रवाह कितना रहा है? तो इतना रहा है, जिसमें इक्विटी प्रवाह इतने तक पहुंच गया है। साथ ही साथ जो वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एफडीआई बढ़ रही है, तो भारत एक बेहतर गंतव्य के रूप में स्थापित हो चुका है। चलिए आगे कुछ और बातें देखें। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? टीका निर्माण किया गया है, वंदे भारत ट्रेन का भी निर्माण किया गया है, ये सारी बातें इससे संबंधित हैं। अच्छा, रक्षा उत्पाद को भी बढ़ावा दिया गया है और रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे कि हम पहले आयातक थे, अब हम निर्यातक बन गए हैं। इसके साथ साथ कुछ और बातें, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी काम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी जैसे आप देखेंगे तो वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो उपलब्धियां हैं, मेड इन इंडिया, बिहार में जो जूता बना है वो रूसी सेना के लिए निर्यात किया गया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक ठंडे प्रदेश के लिए, एक ठंडे क्षेत्र के लिए भारत जैसे देश में जूता बन रहा है और ख़ास करके मेक इन बिहार की बात हो रही है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ और बातें यहाँ पर देखिए, अमूल ने अमेरिका में अपने डेयरी उत्पादों को लॉन्च करके अपनी उपस्थिति का विस्तार अमेरिका तक कर दिया है। ठीक है, आनंद से लेकर के अमेरिका तक। आगे बढ़ें, कपड़ा उद्योग ने देश भर में कुल 14.5 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है।
तो आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई है और मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे देश में जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी हुआ है और आगे भी विकास होने की संभावना है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इन न्यूज़ को कवर किया। जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि वीडियो की लेंथ कम रहे, छोटी रहे, बहुत से कंटेंट को छोड़ना पड़ता है। यह आप लोगों के लिए आवश्यक है। आवश्यक इसलिए ताकि आप लोगों का पेशेंस भी बना रहे और आप वीडियो में बने भी रहें। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है, आप ऐसा न सोचें कि ये चीज़ें पता नहीं हैं। हम उन सभी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। अगर आप में पेशेंस है तो हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उन सभी बातों को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।